सच बोलना बोल का जुर्म क्यों? सच का रास्ता दुश्वार सही, मुश्किलात का अंबार सही, मगर बोल न्यूज ने इस राह पर चलकर अपना आप मनवा लिया है। पाकिस्तानी जमहूरियत जो है वो आज़ादी इज़हार राय के क़िताल से इबारत है और ये एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। मैं अपने बच्चे को एक गलाजत से बचाने के लिए उसको तंबीह करता हूँ कि बेटा ये काम मत करना, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने वो गलीज़ काम खुद करके देखा हो लॉजिकली? क्योंकि 800 रुपये इस फिल्म के तो मैं नहीं दूंगा। ये औरतों को बाल पकड़ पकड़ करके पुलिस एहलकार मार रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। टोन पे मत जाइएगा, मैं हूँ इसी तरह का। आई लव यू भी कहता हूँ तो लोगों को गाली ही लगती है। उसके बाद जब यही लोग कानून हाथ में लेंगे तो आप कहते हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस वक्त कानून हाथ में लेने के लिए कोई पूछेगा? तो इन्होंने कोई अवाम के लिए तो ये आए नहीं थे। जब अवाम के लिए आए नहीं थे तो अवाम के लिए आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं? अवाम के लिए हर आने वाले दिन के साथ मुश्किलात पैदा करेंगे और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ेगा और इस हुकूमत के लिए सियासी तौर पर तबाही और बर्बादी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सच बोलना बोल का जुर्म क्यों। आम तैनाती पर इतना इब्हाम और लॉन्ग मार्च के साथ इलेक्शन की भी तैयारियां शुरू। जिगर मुरादाबादी का शेर है कि सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं बाइस, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। सच का रास्ता दुश्वार सही, मुश्किलात का अंबार सही, मगर बोल न्यूज ने इस राह पर चलकर अपना आप मनवा लिया है। बोल न्यूज का अज़्म यही है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, वरना हालात ये हैं कि सदाकत या सच को सामने लाना बोल न्यूज का जुर्म बना दिया गया है। क्योंकि पुराने पाकिस्तान के हुक्मरानों को सच सुनने की आदत नहीं, लेकिन बोल न्यूज के CEO शुएब शेख का भी दो टोक पैगाम है कि हमें भी सर झुकाने की आदत नहीं। इस वक्त अवाम के पसंदीदा चैनल को हकीकी सहाफत पर बेपनाह दबाव का सामना है, क्योंकि बोल ही वो वाहिद चैनल है जिसने रजीम चेंज की वजह से मुल्क को दरपेश मसाइल और मुश्किल वक्त के दौरान हकीकी सहाफत का हक निभाया, सच का परचम सरबुलंद रखा, हकीकी आज़ादी मार्च की भरपूर कवरेज की, इमरान खान पर कातिलाना हमले और आज़म स्वाति मामले का हर पहलू सामने लाया। वरना बिकाऊ मीडिया इतने धड़ल्ले से झूठ का प्रचार कर रहा था कि सच भी झूठ लगने लगे, लेकिन बोल न्यूज ने सच सामने लाकर यह कोशिश नाकाम बनाई और यही बोल का जुर्म ठहरा, जिसकी पादाश में पुरस्रार हाथ बोल की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल न्यूज के सीनियर सहाफी समीम इब्राहिम को निशाना बनाया गया, चैनल को इनकी आवाज बंद करने पर मजबूर किया गया, एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी बोल न्यूज ने अपने वर्कर का भरपूर साथ देते हुए प्रोग्राम जारी रखा। बोल ने अपने सीनियर सहाफी शहीद अरशद शरीफ का भी ऐसे वक्त में भरपूर साथ दिया जब इनकी आवाज़ बंद कर दी गई थी, और अब भी बोल न्यूज़ अरशद शरीफ की मौत के जिम्मेदारान को बेनकाब करने के लिए शहीद के ख़ानदान के साथ खड़ा है। सच ये है कि बोल ने बेपनाह दबाव के बावजूद सदीक जान, मखदूम शहाबुद्दीन और इमरान रियाज को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि आज़ादी इज़हार का सफ़र जारी रहे। इन सब इक़दामात के बदले बोल न्यूज़ को बेपनाह दबाव का सामना है, क्योंकि हमारा मकसद कारोबारी सहाफत नहीं बल्कि हकीकी सहाफत है। हमारी दुनिया भर में फैले बोल नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में बोल न्यूज़ को खुसूसी तौर पर याद रखें ताकि सच का यह सफ़र पूरी आबोताब से जारी रह सके। इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान नूर अल्फी मेरे साथ हैं। सिद्दीक, ये हक और बातिल की लड़ाई जारी है। पहले भी, चूँकि मैं तकरीबन 2014 से बोल न्यूज़ से वाबस्ता हूँ, खुशकिस्मती समझता हूँ, तो बड़े अदवार देखे, लेकिन जिस तरह से अब दबाव डाला गया, पहले हमने देखा सहाफ़ियों पर, सीनियर सहाफ़ी जिनमें आप भी शामिल हैं, उससे बात नहीं बनी, प्रोग्राम्स बंद नहीं किए गए, तो फिर बराह रास्त जनाब जो सरबराह हैं उन तक पहुंचा गया कि किसी तरह से अब चूँकि बंद करके भी देख लिया, दीगर काम करके भी देख लिया, तो ये अब आखिरी हरबा हो सकता है कि इसको करके देख लिया जाए कि वहाँ पर दबाव डाला जाए, कोई धमकियाँ इस तरह की दी जाएँ कि इमरान खान साहब को खुद कहना पड़ा कि शुएब शेख साहब को भी धमकियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल उसामा खान साहब आपने दुरुस्त कहा। मैं बड़ी तवील एक फ़हरिस्त जराइम की गिनवा चुका हूँ। शुएब शेख साहब और बोल के जराइम की फ़हरिस्त बड़ी तवील है। जिस तरह से पिछले 8 माह में बोल अपने फॉर्म पर खड़ा हुआ, जिस तरह से अपना ज़मीर नहीं बेचा, जिस तरह से हुकूमती इश्तहारात नहीं लिए, जैसे अरबों रुपए के एवज़ अपना ज़मीर नहीं बेचा,
कितने ज़्यादा हुकूमत ने मेहरबानी की, शफकत की, हमदर्दी की, और हर बार उन्होंने हमसे रब्ता किया। जब भी इमरान खान की तकरीर आने लगती है हमसे रब्ता किया जाता है कि जनाब इमरान खान को मत दिखाएं, इश्तिहारात ले लें, जितनी देर इमरान खान ने तकरीर करनी है उतनी देर के इश्तिहारात ले लें। लेकिन बोल नहीं माना। जब बोल नहीं माना तो ज़ाहिर है फिर वो तो होना है जो कुछ हो रहा है। जिस तरह से केसेस खोले जा रहे हैं, जिस तरह से जो है वो अब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है वो अदालत में हैं, अब उन पर बात करना मुनासिब नहीं है, वरना नज़र सारी चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से हुकूमती इदारे जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और वो चाहते क्या हैं, किस तरह से दबाव डाला जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि अभी भी बोल को जो है वो टेबल पर लाया जाए, बिठाया जाए और बात की जाए और कहा जाए कि ये मत करें, ये मत दिखाएं, हुकूमत की नाकामियों पर बात ना करें, अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो टारगेट किलिंग है, उस पर बात ना करें। आप देखें ना कि किस तरह से चैनल्स को कहा गया कि जनाब अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग को हादसा बताना है, और हादसा चलता रहा। किस तरह से कहा गया कि उनके जनाजे की कवरेज नहीं करनी, किस तरह से कहा गया कि उसके बाद बात नहीं करनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोल जो है वो खड़ा है, बोल बात कर रहा है, बोल बात करता रहेगा। बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है, जितने भी लोग जिन्होंने डिक्टेटरशिप के बदतरीन दौर देखे हैं वो कहते हैं कि ऐसे बदतरीन हालात तो बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं थे जो आज हैं। जिस तरह से तमाम इदारों को यरगमाल बनाकर और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़, और जो आइन और कानून ने जो हकूक़ फराम किए हैं शहरियों को, मीडिया को, वो सारे सलब कर लिए गए हैं। और फिर आप ये देखें उसामा गाजी साहब के तो ये बल्कि मैं आपको याद अगर दिलाऊं, जब पनामा का केस था तो अगर वो उसकी जजमेंट आप पढ़ें, जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी तो क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ की करप्शन का मामला है, उनके तसाबुन है, FIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं, FBR ने हाथ खड़े कर दिए हैं, नैब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तमाम इदारों पर मियां नवाज शरीफ ने अपने हवारी बिठाकर तमाम इदारों को इतना कमज़ोर कर छोड़ा है कि कोई इदारा उनका एहतसाब करने को तैयार नहीं है। तो हमें इसलिए मजबूरन जो है वो JIT बनानी पड़ी, और फिर JIT बनाई गई और उसमें फिर आपने देखा कि ISI-MI को शामिल किया गया। तो अब भी वही है, तमाम इदारे उनके हाथ में हैं, तमाम इदारे यरगमाल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ये हमेशा से एक उनका वतीरा रहा है कि वो आते हैं इक़्तिदार में, उनकी जमात इक़्तिदार में आती है, वो इदारों के ऊपर कमज़ोर लोगों को बिठाते हैं, करप्ट लोगों को बिठाते हैं, और जो करप्ट नहीं होते उनको करप्ट किया जाता है। क्योंकि मियां साहब का एक बड़ा वाज़ेह नज़रिया है, बड़ी वाज़ेह सोच है। अगर उनके सामने कोई सहाफ़ी है और कोई जाकर मियां साहब को कहता है कि मियां साहब ये आपका हामी है, ये आपका सहाफ़ी है, ये मुस्लिम लीग नून विंग का सहाफ़ी है, मियां साहब कहते हैं अच्छा ये हमसे क्या ले रहा है? वो कहता है मियां साहब कुछ भी नहीं ले रहे। मियां साहब कहते हैं फिर मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता, जो हमसे नहीं ले रहा वो किसी से तो ले रहा होगा। यानी मियां साहब के नजदीक ये है कि जो उनसे पैसे नहीं लेता वो उनका नहीं हो सकता, उनका वही है जो उनसे पैसे लेता है। और इदारों की भी यही सूरत हाल है, इदारों पर भी ऐसे लोग बिठाए जाते हैं। इसी वजह से फिर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इनको बड़ी अहम तकरीरों का इख्तियार इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये मुल्क का सोचने की बजाय, अवाम का सोचने की बजाय, मेरिट का सोचने की बजाय अपनी ज़ात के बारे में चीज़ें सामने रख के और फैसले करते हैं। अच्छा नूर आरफीन, क्योंकि आपका माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा तजर्बा है और मैंने भी कई चैनल्स में काम किया, लेकिन शायद पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को मिला दिया जाए, इतनी मुश्किलात, इतनी धमकियाँ, इतनी बंदिशें, इतने नोटिस शायद ही किसी और को बर्दाश्त करने पड़े हों, और उसके बावजूद ये गुज़श्ता चंद सालों में इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं समेट सका। जी उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए नाजरीन को ये बता दूं कि मैं आपसे हज़ार हाथ दर्जे जूनियर हूँ। उम्र में आप मुझे बुज़ुर्ग तस्वुर कर लीजिए, ये मेरी खुशनसीबी होगी क्योंकि मैं बाल डाई नहीं करता हूँ, लेकिन आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। आप फुल फ्लैश जोबन पे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मैं उस वक्त जो है वो स्ट्रगल में था। मैं उस वक्त सिर्फ एसोसिएट प्रोड्यूसर था और स्क्रिप्ट राइटर था, और आपका माशाल्लाह चांद जोबन पे था। आपको सुनना उस वक्त भी हमारे लिए बड़ा एजाज़ हुआ करता था। आप माशाल्लाह मुझसे मकबूलियत में भी हैं, और स्क्रीन पर आ जाना ही सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद नहीं होती, साफ़ी के तौर पर और काबिलियत में आप मुझसे बहुत ये आपका हुस्न ज़न है, मैं ये आपका हुस्न ज़न है जनाब। बाकी देखिए, जब आप बात करते हैं आज़ादी इज़हार राय की, तो देखें आज़ादी इज़हार राय के हवाले से पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तानी जमहूरियों की तारीख़ तो कुछ ऐसी ही रही है हुजूर। कोई दौर मुझे तो अपनी याददाश्त पे अगर मैं ज़ोर दूँ तो मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसे हम आइडियल तस्वुर कर सकते हो। किसी दौर में सहाफ़ियों को पकड़ पकड़ के गोलियां मारी गईं, किसी दौर में सहाफ़ियों को जो है वो पाबंद सलासल किया गया, उन्हें कोड़े लगाए गए, किसी दौर में सहाफ़ियों को जबरी बरतरफियों का मुँह देखना पड़ा, किसी दौर में पैमरा नामी इदारा जो है वो उनका गला घोटने के लिए तैयार रहा। आपको याद होगा
मुतअद्दिद मरतबा पैमरा की जानिब से बोल को ऑफ एयर किया गया, मुतअद्दिद मरतबा हुकूमतों की जानिब से वो जो आप बता रहे थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जबर इस्तबदाद का ये सिलसिला चलता रहा। तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये कोई नई बात तो है नहीं, और ये आखिरी मरतबा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तानी जमहूरियत जो है वो आज़ादी इज़हार राय के क़िताल से इबारत है, और ये एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है, जिस पर मेरा ख्याल है तमाम जमहूरियों को, तमाम जमहूरी मसीहाओं को संजीदगी से सोचना होगा। हालांकि जब दिहाड़ी लगी हुई होती है तो आप सोचने समझने से कतई तौर पर कासिर होते हैं, लेकिन वही दिहाड़ी जब मारी जाती है तो फिर आपको आज़ादी इज़हार राय के नित नए तरीक़े सूझते हैं, फिर आपको प्रेस फ्रीडम की जो है वो बातें सुनाई देती हैं। यही सब कुछ आजकल भी हो रहा है, तो इसमें ताज्जुब कैसा। अच्छा, हमारी टॉप स्टोरी आज सिद्दीक जान जो हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत से अब फैसले नहीं लिए जाए। चंद दिन पहले तक ये कहते थे कोई हमारे मसला नहीं है, जब हुकूमत में आए कहते मईशत किस तरह संभालनी है, महंगाई कैसे कम करनी है, हमें सब पता है। हमारे पास 13 जमातों का तजर्बा, कई वफाकी वज़रा रह चुके, वज़रा आज़म की एक लंबी हमारे पास लाइन है, हर चीज़ का हमें पता है। लेकिन उसके बाद तो हमने मईशत को तबाह होते देखा, महंगाई को रिकॉर्ड पर जाते देखा, हर चीज़ तबाही की तरफ गई। अगर हम इस पर बात करना चाहें तो पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। लेकिन अब जो तैनाती का मामला है उस पर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वो तो हैरान कुन है। यानी शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको इतना भी सादा नहीं है कि बीमारी से सीधा उठें और जनाब तुर्किया चले जाएं और पता ही नहीं, कोई डिसाइड ही नहीं हुआ, मतलब ऐसे जैसे सुबह उठे और पता लगा जनाब आज हमने तुर्की चले जाना है, ताकि वो कुछ फैसला लेने पड़े। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से वो जो लंदन में हुआ वो भी कोई मामला तय नहीं हुए। मियाँ जबील लतीफ़ के बयान देखें, शाहिद खान अब्बासी अचानक दोबारा नमूदार होते हैं कि जनाब ये ना हुआ तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, हम ये कर देंगे। राना सनाउल्लाह अपना बयान दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर कुछ कर रहे हैं। तो ये अचानक क्या हो गया है कि तो ऐसे था बड़ा आराम से हो जाना था ख्वाजा आसिफ के बकौल, ये तो बड़ी शदीद कोई इन फाइटिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब के तर्जमान हैं फ़ाद हुसैन साहब, उन्होंने कल ये बयान दिया है एक चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी कौम के दर्द में वोट कर बैठ गए हैं और वो जो है मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो उनको अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि फ़ाद हुसैन साहब ने तो कौम को ये बताया है कि वो कमज़ोरी का शिकार हो गए कोविड की वजह से। तो दूसरा जो आपने कहा, बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही कि आप अगर इनके अपने बयान उठा के देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान उठा के देख लें, राना सनाउल्लाह साहब के बयान उठा के देख लें। देखें, एक तो खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं उन्होंने बता दिया था कि इन लोगों ने हुकूमत क्यों ली। ये कहते रहे कि हमने हुकूमत इसलिए ली कि हमें ये बताया गया था कि अगर आपने इमरान खान को ना गिराया, इमरान खान को ना हटाया, तो इमरान खान नवंबर 2022 में एक मखसूस शख्सियत को आर्मी चीफ लगाएंगे। उनको अगर वो आर्मी चीफ लगाएंगे तो आपका एहतसाब होगा, आपका एहतसाब होगा तो आपकी करप्शन पकड़ी जाएगी, आपकी करप्शन पकड़ी गई तो आपको चौकों और चौराहों पे लटकाया जाएगा। तो ये तो इनको बताया गया था, इनको कहा गया था। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हमने जिस बड़े मकसद के लिए अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान किया, अगर वो बड़ा मकसद भी हमें नहीं करने दिया जाएगा तो फिर हम चुप तो नहीं बैठेंगे, हम तो बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि इनके नज़दीक जो बड़ा मकसद था, जो सबसे अहम मकसद था, वो आर्मी चीफ की तकर्री अपने हाथ में लेना था। तो बात यह है कि क्यों ये इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं, और ये मैं आपको बता भी दूं कि इमरान खान साहब ने कल अपनी पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं, अपने तर्जमानों को, रहनुमाओं को, कि आर्मी चीफ की तकर्री के प्रोसेस पे कोई रहनुमा कमेंट नहीं करेगा, हम इसको मुतनाज़र नहीं बनाएंगे, हमारे लिए कोई आता है आ जाए। लेकिन मियाँ साहब की क्यों जिद है कि जी मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। तो बात यह है कि अब अगर आप इनके बयान देखें, जिस तरह से इतनी अहम अपॉइंटमेंट, इतना अहम ओहदा, और राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, समरी आती आए, नहीं आती ना आए, हम कर देंगे। भाई ये कोई आप अपना कोई फ़ाद हुसैन टाइप को तर्जमान रख रहे हैं कि आप इधर से एक ट्वीट करेंगे या प्रेस जारी करेंगे कि फलां को हमने भर्ती कर लिया मुलाजमत के ऊपर, फलां को हमने नौकरी पे रख लिया है इतनी तनख्वाह पे, ये आर्मी चीफ का ओहदा है। और आप बैठकर राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला हैं, जो कहते हैं मैं वकील भी हूँ, वो आराम से बैठ के कहते हैं कि समरी सदर के पास तो जाए ना जाए फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो जनाब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगी चीज़। फिर शाहिद खान अब्बासी बैठ के कहते हैं कि समरी का ना आना कमज़ोरी है हमारी, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और वो ये कहते हैं कि अगर जो हम नाम चाहते हैं वो नहीं होगा समरी में तो ये मामला अदालत में जाएगा। खुर्रम दस्तगीर भी कहते हैं ये मामला अदालत में जा सकता है। और राना सनाउल्लाह ने 18 नवंबर को कहा था कि 1-2 दिन में नाम अनाउंस हो जाएगा। इन्होंने अपने हामी साफियों के जरिए कहा कि 20 नवंबर को अनाउंस हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मंगल तक अनाउंस हो जाएगा नाम, तो मंगल तो आज गुजर चुकी है। तो बात यह है कि इनके जो बयानात है ना वो बहुत अफसोसनाक हैं कि इतने अहम ओहदे के बारे में इस तरह के बयानात देना।
कि जनाब वो शहबाज शरीफ प्रेस रिलीज के जरिए कर देंगे। अच्छा। ऐसे नहीं होता। अब मैं आपको ये बता दूं, बात लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया जा रहा है वो बहुत खतरनाक भी है, वो बहुत खौफनाक भी है। शहबाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है कि आप समरी का इंतजार किए बगैर एक प्रेस रिलीज निकाल दें जिसके ऊपर आप ये ना कहें कि फलां का तकर्रुर कर दिया गया, ये ना कहें, वो कह भी नहीं सकते। आप ये प्रेस रिलीज जारी कर दें कि वज़ीर आज़म ने फलां लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया, ये ना कहें कर दिया, फैसला कर लिया, और साथ लिख दें कि आईनी और कानूनी तकाजे जो है वो आप पूरे किए जाएंगे। तो ये बहुत खौफनाक है अगर ये करते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ से हम चाहते हैं कि हम सियासी शहीद बने, मुल्क में टेक ओवर हो, कुछ ऐसा हो जाए कि बस ना हम हुकूमत में रहे, ना हम इलेक्शन में जाए, लंबे अरसे के लिए कोई और सेटअप जो आ जाए जो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले आर्मी एक्ट में वो भी हमने बात की थी और उसका कोई डिनाइल नहीं आया, क्योंकि तब्दीली करने की कोशिश हुई, उस पर ज़ाहिर है पीछे हटना पड़ा हुकूमत को। और अब जिस तरह से बात की जा रही मुज़ारफिन के जी हम देख लेंगे और ये गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, अहल बंदे का अगर नाम ना हो, ये आप देखिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि जी अगर अहल आदमी का नाम ना हुआ तो ये मामला अदालत हम ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर ये मतलब इनके ख्याल से कि इतने सीनियर लोगों में कोई बाकी नाअहल हैं, कोई एक नाम, ये तो एक कंट्रोवर्सी खुद पैदा कर रहे हैं और समरी के बगैर कह रहे हैं। तो वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की बात करें, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब वाली दफ़ा भी इसी तरह हुआ था कि समरी नहीं, कुछ नहीं, और बस खुद से फैसला कर लिया, फिर हालात देख लिए थे। देखिए बात ये है, ये नन्ही नन्ही सी खुशियाँ होती हैं सियासी मुजाहिदों की ना, नाम नहाद मुजाहिदों की। मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा, मैं लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल बनवा दूंगा, 2 झापड़ मार करके वो सब सही कर देगा। और तारीख़ है पाकिस्तान की, और झापड़ आपको इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सामने वाला ज़्यादा तगड़ा था। आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़ीरक बनने की कोशिश में और हिमाकतों का इर्तिकाब करते चले आए थे। भुट्टो साहब अपने तौर पर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, सियासी तौर पर बड़े दाना और ज़ीरक मशहूर थे। क्या किया? वो आर्टिकल आप पढ़िए उनके बारे में, किस तरह से ज़िया-उल-हक ने उनको झांसा दिया। एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत बड़े रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा, मैं मसलहतन नहीं, बस यूँ समझिए कि शर्म के मारे उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू ख़त्म किया, उसके बाद फिर गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर फलाना तो बड़ा मासूम सा आदमी है। वो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होकर कह रहे मासूम? तो भाई जनरल ज़िया-उल-हक भी बड़ा मासूम था, क्या हुआ? बज़ाहिर मुशर्रफ भी बड़ा बेज़रर था। नवाज शरीफ को ये भी गलतफहमी थी कि मैं अपना आदमी ला रहा हूँ। और भाई अपना कुछ नहीं होता, ये सब आपका सपना होता है, ठीक है? आप देर कर रहे हैं, आप जल्दी कर रहे हैं। अच्छा, इसको इतना, मैं जैसे 50,000 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इसमें सेंसेशन कहीं नज़र नहीं आती। मैं बावजूद वो नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान भर के मीडिया को पता है या नहीं पता है। मैं कसम खा सकता हूँ मुझे पता है, मैं कसम खा सकता हूँ यहाँ कराची में बैठे, और मैं पूरे दिन में कोई टेलीफोन कॉल नहीं करता, मैं कोई टैब नहीं कर रहा, मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, मुझे पता है। अच्छा, मैं बताऊँगा नहीं बावजूद, ठीक, उसकी भी एक वजह है, वो मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा। चलिए, लेकिन ये इसके ऊपर बाकायदा जमहूरिये लगे पड़े हैं, इसके ऊपर बयानात दाग रहे हैं। हम इसके बाद तकरीरी के बाद 2-2 हाथ कर लेंगे। यार अभी कर लो ना यार, तुम वजीर दिफा हो, तुम वजीर दाखिला हो, धमकियां इस तरह तुमसे कंटेनर उठवाने के लिए बात हो रही है। जी जी, और तुमसे कोई बहुत, मतलब तुम्हें 50 जगह तो टफ टाइम मिल रहा है, तुम आर्मी चीफ के ऊपर उसको कॉम्प्लेक्स करते चले जा रहे हो। जी आरफीन माजरत, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद चूंकि हमने आरफी तफसील से बात करनी है, रियासत माँ के जैसी यहाँ पर इदारे कितने आज़ाद हो गए हैं आपको दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे इस बारे में ब्रेक के बाद। अब पता चला, वक्त है आरफी नामा का। आरफीन, ज़रा इस पर बात करें कि कितने आज़ाद हो चुके हैं हमारे इदारे। जी हाँ, आज़ादी का एक और सबूत, ताज़ा तरीन सबूत पेश खिदमत है। सिंध हाई कोर्ट ने फ़िल्म जॉयलैंड की रिलीज़ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त मुस्तरद की। इस हवाले से एक ख़बर जली हरूफ में आज के रोज़नामों में शाया हुई है। वेब डेस्क ने इसको पब्लिश किया है। खुदा न खास्ता इसे तौहीन न गर्दाना जाए, मैं सिर्फ एक ऑब्ज़र्वेशन को ज़ेर बहस ला रहा हूँ। ऑब्ज़र्वेशन पे बात मुहतात अंदाज में ही सही मगर की जा सकती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ।
फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी का एक मुतालबा सामने आया एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिल्म जॉयलैंड आइन के आर्टिकल 227(2) की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि किसी ट्रांसजेंडर को मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के ख़िलाफ़ चूँकि कोई काम नहीं किया जा सकता, इसलिए इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद कुछ ऐसी ही खबर आनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल थाम के सुनिए। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने फ़िल्म देखी है। दरख्वास्त गुजार के इनकार पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने फ़िल्म देखी नहीं और पाबंदी के लिए आ गए। आगे खबर बता रही है, अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। गोया आइस का नशा मेरा ख्याल है आज के बाद से हमारी वजारत इंसदाद मनशियात को रोक देना चाहिए। आइस के नशे को, हीरोइन को, कोकेन को, ड्रग्स को, इसकी इंसदाद की कोशिशें मौकूफ़ कर देनी चाहिए, तर्क कर देनी चाहिए, या तो ख़ुद ट्रायल एंड टेस्ट करके देखना चाहिए कि आया ये वैसे ही आपको इंसान को ज़रर पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती है, जिसके लिए हुकूमत और इंसदाद मनशियात के इदारे, ANF और पता नहीं कौन कौन से लोग छापे मार करके दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। दुनिया कह रही है कि इस फिल्म में यही सब कुछ है, दुनिया कह रही है कि इस फिल्म में ट्रांसजेंडर और फलाना फलाना, मैं जिसके बारे में इस तरह के मौज़ूआत को मैं ज़ेर बहस नहीं लाता। और यहाँ ये कहा गया कि आपने फ़िल्म देखी है। मैं अपने बच्चे को एक गलाजत से बचाने के लिए उसको तंबीह करता हूँ कि बेटा ये काम मत करना, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने वो गलीज़ काम खुद करके देखा? और लॉजिकली मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। BBC की वेबसाइट, BBC की मेज़बान, BBC की पूरी एडिटोरियल टीम पूरी दुनिया में इस फिल्म के हवाले से मिदहत और सताइश की जा रही है। इंडिया में तालियां बज रही हैं, वाह 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 वाह, किस बोल्ड मौजू के ऊपर पाकिस्तान में फिल्म बनी है। कानों में आवाज़ पड़ती है, दिमाग को सिग्नल जाने चाहिए, घंटियां बजनी चाहिए। मुल्क में एक तबका आपका इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, और आप कह रहे हैं आपने फिल्म देखी है। मतलब पहले या तो इस फिल्म की नुमाइश को पब्लिक करवा दीजिए ताकि हम लोग भी, क्योंकि 800 रुपये इस फिल्म के तो मैं नहीं दूंगा, इस गलाजत के मैं 8 रुपये देने के लिए रवादार नहीं हूँ। मैं ये फिल्म देख करके, ये बिल्कुल उसी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं है जिस तरह से इस्लामाबाद में F9 पार्क में एक लड़की का रेप हो गया था, तो फैसला ये आया कि जी चूँकि वहाँ लाइटें नहीं है इसलिए ये गुनाह जो है कमिट हो गया, वहाँ लाइटें लगवाई जाए। गोया अगली मर्तबा कोई खुदा न खास्ता रेप करे तो लाइट में करे, अंधेरे में ये काम मुनासिब नहीं है। अंधेरे में लड़कियां जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की हरकतों का निशाना बन जाती हैं। गज़ब खुदा का, गज़ब खुदा का। हम फैसलों पे बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, इस तरह की इजाज़त है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? जुबान ज़द-ए-आम में इस तरह की कहानियां, मगर कोई इसके ऊपर। भाई फिल्म अभी वो भी तो आई थी, वो कौन सी थी पता नहीं, मौला जट थी क्या थी जी, दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में उसकी धूम भी मची हुई है, लोग जा रहे हैं जौक दर जौक जाकर के देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड बिजनेस भी कर रही है, ठीक है, उसके खिलाफ तो कोई किसी ने एहतजाज नहीं किया। इस फिल्म पर एहतजाज हो रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग, या तो कोई फैक्ट फाइंडिंग आप टीम बना देते, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते कि यार भाई जाकर के, चलो हम नहीं, तुम लोग जाकर के देख लो, ये बताओ जरा इसमें कोई इस तरह की चीज़ है या नहीं है। इसको फिल्म को बाकी सूबों में, 2 सूबों में क्यों बैन किया गया है जी? खुसूसी तौर पर वजीर आजम ने इसको इंटरवीन करके और इस फिल्म की नुमाइश करवाई है। क्यों? वजीर आजम के अपने बच्चे तो पल बढ़ गए, वो तो उनसे भी ज्यादा मुअम्मर और उमर रसीदा है। अबे भाई हमारे बच्चों की अखलाक का सवाल है ना यार। टेलीविजन पे जो इश्तिहारात आते हैं आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर रहे क्योंकि शायद ये हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन दीगर चीज़ें, अब मैं आता हूं कि जिन चीज़ों की तरफ मेरा ख्याल है कि मुनसिफों की तवज्जो होनी चाहिए और नहीं है, वो लूप लगाओ यार। मुजाहिद कॉलोनी में मकानों की मिसमारी मज़ाहमत पर 10 अफराद ज़ेर हिरासत। इस्लामिया कॉलेज खाली कराना अदल इंसाफ के क़याम के लिए नहायत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी, वो शायद इतना मामला नहीं है जितना ये सब है। मुजाहिद कॉलोनी में मकानों की मिसमारी मज़ाहमत पर 10 अफराद ज़ेर हिरासत।
ये औरतों को बाल पकड़ पकड़ करके पुलिस एहलकार मार रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप इनके बच्चों को दहशतगर्द नहीं बना रहे? जब जोर चढ़ता है किसी आजाद इदारे का तो वो गरीब की कुटिया पे चढ़ता है। बिलावल हाउस की तरफ आंख उठा करके देखते हुए क्या होता है भाई? बहुत माजरत के साथ 10 बस्ता हाथ जोड़ लेता हूं, कहीं आप तौहीन ना समझे, मैं हाथ जोड़ करके बात कर रहा हूं, टोन पे मत जाइएगा, मैं हूं इसी तरह का। आई लव यू भी कहता हूं तो लोगों को गाली ही लगती है। भाई बिलावल हाउस की खबरें चल चुकी हैं, 35 बंगले जोर जबरदस्ती से, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हकला, वो एंकर जिसको रोजाना खबर आती है कि ले भाई ये पढ़ दे, वो हकला हकला करके ये पढ़ता रहा। एक जमाने तक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चलती रही, किधर गई वो इन्वेस्टिगेशन? बिलावल हाउस में कुर्बानी के बकरे तक जो है वो जोर जबरदस्ती के थे, वो किधर गई? कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? किसको सजा हुई? कोई ये भी तो बताए। गरीब की कुटिया तोड़ दो, गरीब पे कानून लगाना है तो फिर बता दो ना कि गरीब के लिए सारे कानून है, अमीर के लिए कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में जो भी चोरी चमारी करे वो जायज है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून जो कुछ करे सबको मिला करके वो सब जायज है, गरीब को इजाजत नहीं है। जब जोर चलता है नस्ला टावर, मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड, और भाई कोई और इदारे, कोई और इलाके नहीं है आप लोगों की नजरों में? उसके बाद जब यही लोग कानून हाथ में लेंगे तो आप कहते हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उस वक्त कानून हाथ में लेने के लिए कोई पूछेगा? जिस बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां बैन कर रही होगी और ये इसके बाप के उसके सर से छत छीनी जा रही होगी, आप उसको दहशतगर्द नहीं बना रहे? अब अगर ये कह देंगे तो फिर आप तौहीन के मुर्तकिब ना हो जाएं। आप इस्लामिया कॉलेज पे आइए भैया, जरा एक और नादिर शाही फैसला आया है। इस्लामिया कॉलेज वाली वीडियो लगाना मेरे भाई, चले जल्दी से। जनाब इमन, इस्लामिया कॉलेज के बारे में फैसला आया कि जी इसको खाली करना होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में बनी हुई है, मेरी पैदाइश से पहले की। हो सकता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही हो, हवाले से बात हो रही है, इसके हवाले से लोग मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे दादा परदादा ने जगह को मख्तस कराया था इसी एक काम के लिए कि यहाँ एजुकेशन हो, ठीक, और अब वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से आपने इस्लामिया कॉलेज, वो बच्चे जो है वो रोड पे बैठ करके और अपना तदरीसी अमल जारी करने के लिए और वजिद थे। तरजीहात देखिए, बिल्कुल आरफीन, तरजीहात बिल्कुल कोई अवामी नहीं लग रही, कुछ और ही तरजीहात हैं, और किस तरह से अवाम जो हैं, जो अवामी मसाइल के मामलात हैं उन पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती, और जहां गरीब हो उसके लिए देखिए किस तरह से एक्शन ले लिया जाता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी। अब पता चला, वक्त है इनसाइड स्टोरी का। सदीक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है और आम इंतखाबात की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 3 दफ़ा मुलतवी किए गए, आखिर कहा जी ये 15 जनवरी को होंगे। दूसरी तरफ हम लॉन्ग मार्च की तैयारियों में तेज़ी देख रहे हैं, इमरान खान साहब दबाव बढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि लॉन्ग मार्च तो होना ही है और 26 तक लगता है कि एक बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे। बिल्कुल, इस पे दो चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि इमरान खान की आगे हिकमत अमली क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की बातचीत चल रही है। इस वक्त तक जो हमारी इत्तला है वो यही है कि तहरीक इंसाफ का धरने का कोई प्लान नहीं है, और सारे का सारा मामला अब गोगे पिंडी में है। जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी वो वापस ले ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, इंतज़ामिया को जो दरख्वास्त दी थी तहरीक इंसाफ ने कि उनको धरने के लिए जगह दी जाए, मुख्तस की जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, और वो NOC लेना चाहते थे, इजाज़त लेना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से। लेकिन साथ एक और दरख्वास्त दायर किया जिसमें सिर्फ ये तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो उतरे हैं हेलीकॉप्टर पर, वो परेड ग्राउंड में उतरे और वहाँ से वो फैज़ाबाद जो है वो चले जाएँ। फैज़ाबाद से थोड़ा सा आगे ये शमसाबाद का एरिया है, अल्लामा इकबाल पार्क से थोड़ा सा पहले, जहाँ पर स्टेज बनाने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। जहाँ पे ये इवेंट होने जा रहा है उसको उसामा गाजी साहब, ये बात वाज़ेह है कि उसको एक दिन से ज़्यादा बंद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ये करेगी तो अदालत से उनके लिए मुश्किलात होंगी। और वैसे भी तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा है कि उनका जो वर्कर है, उनका जो सपोर्टर है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप सड़कें बंद रखें, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, और ये होना भी नहीं चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का धरने का कोई प्लान नहीं है। तहरीक इंसाफ की इस मार्च का, तहरीक इंसाफ की इस इवेंट का आर्मी चीफ की तकर्री से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है दो तरह का। एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को कहा कि आपने असम्बली पे दस्तखत नहीं करने, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जानबूझ के एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ना तो इमरान खान ने ये कहा है, ना ही सदर पाकिस्तान ऐसा कोई काम करेंगे कि इमरान खान के कहने पर वो करें। हाँ,
अलबत्ता शहबाज शरीफ ने अगर कोई गैर आईनी काम किया तो उसमें सदर पाकिस्तान ज़रूर रुकावट बनेंगे, लेकिन उनका इमरान खान की ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान एक नाम नहीं चाहते, अगर वो नाम हुआ तो सदर असम्बली रोक लेंगे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ। दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगवाने आ रहे हैं, तो बात यह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि 23 को, आज 22 है, 23 को वो कह रहे हैं आर्मी चीफ अनाउंस हो जाएगा। खुद ही वो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि 23 को अनाउंस हो जाएगा, बहुत लेट होगा, 24 को अनाउंस हो जाएगा। मतलब बहुत अब ताखीर कर देंगे, 25 को अनाउंस कर देंगे, वो तो फिर भी 26 को आ रहे हैं। तो अगर इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज होना है, फिर तो आज उनको इस्लामाबाद होना चाहिए था, आज उनको रावलपिंडी होना चाहिए था, फिर तो उनको तसादुम सूट करता था। लेकिन इमरान खान तसादुम से बच रहे हैं। यही वजह है उन्होंने रावलपिंडी का जो है वो उसको रावलपिंडी सेलेक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर पंजाब हुकूमत है, उनकी अपनी इंतजामिया है, वहाँ उनके लिए रुकावटें नहीं होंगी, शेलिंग नहीं होगी, लाठीचार्ज नहीं होगा। और जो राना सनौला चाहते हैं कि ये इस्लामाबाद इंटर हो, लाठीचार्ज हो, तसादुम हो, लाशें गिरें, खून बहे और कोई यहाँ पर इमरजेंसी लग जाए, सिस्टम लपेट दिया जाए और इनको ना हुकूमत में रहना पड़े, ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े, तो इमरान खान इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर अंदर 2 अरब के करीब अखराजात हो गए हैं। 1 अरब से ज़्यादा अखराजात तो सिर्फ कंटेनर्स के जो किराए हैं उनकी मद में हो गए हैं। कोई 70-80 करोड़ रुपए का अब तक जो है बाहर से आई हुई जो फोर्सेज हैं, पुलिस और FC, उनको खाने का दे दिया गया है। और उनकी जिस तरह से रहाइश के ऊपर हम मुसलसल बात करते हैं, जो उनको जो है वो नाकिस और गैर मेयारी खाना जो खिलाया जा रहा है वो बहुत अफसोसनाक है। फिर जिनको यहाँ पे फैसल मस्जिद और दीगर मस्जिदों में ठहराया हुआ है, मतलब मस्जिदें आप पुलिस के ठहरने की जगह हैं, तो आप उनको इतनी इमारतें हैं, यहाँ पर सरकारी जगह हैं, वहाँ पर बेचारों को कहीं ठहरा दें जिनको आपने इतने दूर से बुलाया हुआ है। इस शदीद मौसम में, इस सर्द मौसम में आप जो है उनको बीमार कर रहे हैं पुलिस को बुलाकर, और जिस तरह से आपने उनको रखा हुआ है। तो राना सनौला साहब की ये तो ख्वाहिश पूरी नहीं होने जा रही कि कोई तसादुम हो, खून बहे और सिस्टम लपेटा जाए। और ना ही मेरा ख्याल है कि जो फौज का अदारा है वो ये चाहेगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जो है वो उनको कोई गैर आईनी इक़दाम जो है वो करना पड़े। तो आप इमरान खान से भी ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिंडी में इकट्ठा करें, वो वहाँ पर खिताब करें, वो नए आने वाली आर्मी की क़यादत को ये दिखाएं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी पावर है, ये मेरे पास लोग हैं। और इमरान खान उनको एक मौका देंगे कि वो जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि इदारा न्यूट्रल है, वो वाकई न्यूट्रल हो, वो चीज़ों से पीछे हटें और इस हुकूमत की जो गैर आईनी सपोर्ट है वो ख़त्म कर दी जाए, जो अनड्यू सपोर्ट है वो ख़त्म कर दी जाए और इदारा जो है वो अपना काम करे और इमरान खान को और शहबाज शरीफ को सियासी तौर पर लड़ने दे। अगर कहीं पे मैनेजमेंट हो रही है, अगर कहीं पे जो शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हैं उनके अगर कोई स्कीमें हैं और वो स्कीमें डलवाई जा रही हैं, तरक्याती स्कीमों में, प्रोग्राम में उनके काम करवाए जा रहे हैं, तो ये काम बंद किया जाए। और शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को अगर कोई कॉल्स करके कह रहा है कि आपने शहबाज शरीफ का पल्लू नहीं छोड़ना, तो वो ये काम ना करें। तो ये इमरान खान चाहते हैं और यही आप देखेंगे अभी तक जो उनका प्लान है वो 1 दिन का है। और ये जो खैमा बस्ती लग रही है वो इसलिए लग रही है कि कुछ लोग 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे, कुछ 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे, तो उनके ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है। कोई धरने का अभी तक मेरे इतलाक के मुताबिक कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से सेमिनार से खिताब किया है, जिस तरह वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, तो उससे भी ये तासुर जाता है वो किसी भी वक्त इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो अब कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हुकूमत ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, तो हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है। हाँ, उनकी बातों से लगता है कि एक मजबूत हुकूमत की अब वो बात कर रहे हैं कि कोशिश शायद ये हो कि एक मजबूत हुकूमत बने, तभी मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, तभी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कि पता हो कि एक मजबूत हुकूमत है जो फैसले ले सकती है, जो कोई अपना एजेंडा 5 साल में कोई मुकम्मल कर सकती है, कोई मखलूत हुकूमत उस तरह से ना हो। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे उनको नज़र आ रहा है कि हुकूमत किसी भी वक्त उनको मिलने वाली है। देखें, एक बात ये बड़ी क्लियर है कि जितने इलेक्शन में तख़ीर होगा उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा, उसका इमरान खान को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि या तो ये हो ना कि आपको ये लगता हो, किसी को ये लगता हो कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 8 हुकूमत करेगी, तो नहीं हो सकता। जिस हुकूमत की बुनियाद ही बदयांती के ऊपर हो, जिनका आने का मकसद ही करप्शन, लूट मार हो, जिनका मकसद ही ओवरसेट खत्म करना हो, जिनका मकसद ही NRO लेना हो, जिनका मकसद अपने आप को बरी करवाना हो, मरियम नवाज को पासपोर्ट देना हो, नवाज शरीफ को पासपोर्ट देना हो, जो काम इस हुकूमत आगे करने थे वो सारे तो कर लिए हैं। तो इन्होंने कोई अवाम के लिए तो ये आए नहीं थे। जब अवाम के लिए आए नहीं थे तो अवाम के लिए आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं? ये अवाम के लिए हर आने वाले दिन के साथ मुश्किलात पैदा करेंगे और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ेगा और इस हुकूमत के लिए सियासी तौर पर तबाही और बर्बादी है। जितना ताखीर से ये जाएंगे इलेक्शन में उतना इमरान खान को फायदा होगा। और यही इमरान खान साहब के एतमाद की वजह है कि जब भी इलेक्शन हो उनको अपनी कामयाबी यकीनी नजर आ रही है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया,
पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया है उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।